हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अरस्तु के बारे में, फाइनल कंक्लूजन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अरिस्टोटल का जो कंट्रीब्यूशन है क्या रहा, और क्या वेदों में इससे कुछ बेटर नॉलेज है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ अरिस्टोटल ने कंट्रीब्यूशन किया। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि जो अरस्तु है उसका प्रभाव हर फील्ड में है, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो साइंस हो या पोइट्रिक हो, बहुत सारे फील्ड्स में है। इवन आज का जो मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें भी और स्पेशली मिडल एज तक जो अरस्तु है उसका प्रभाव फिलॉसफी और धर्म में बहुत ज़्यादा रहा, और काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी रहे, जैसे थॉमस एक्वाइनस, टॉलमी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो उसके लिए जब भी विश्व विजेता बनने गया था अलेक्जेंडर, तो बहुत सारी बुक्स भी लेकर आया था, कई विद्वानों को भी लेकर आया था अपने साथ, जिससे अरिस्टोटल ने कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीखा भी चीज़ों से और उन बुक्स से। बेसिकली प्लेटो और अरिस्टोटल में दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। जहाँ प्लेटो कहता था कि आइडियाज़ जो हैं फिलोसफर्स देंगे और उनको फिर अप्लाई करना है आम लोगों ने या दूसरे जो लोग हैं, लाइक राजा हो गए या उससे नीचे के लोग। लेकिन अरिस्टोटल कहता कि हमें किसी से भी आइडियाज़ लेने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद से ऑब्ज़र्व करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे उसने अथॉरिटी को डिनाई कर दिया। और वेदों में भी इसको कहते हैं कि इंडक्टिव नॉलेज, कि ऑब्जर्वेशन पे जो आधारित नॉलेज होती है या साइंस है उसको कहते हैं हम इंडक्टिव नॉलेज। और वेदों में जो नॉलेज है वो है डिडक्टिव नॉलेज, जिसका प्लेटो ने भी समर्थन किया था। और इससे हुआ क्या कि समाज जो है अरिस्टोटल के फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया। और आज भी इसकी जो अरिस्टोटल की जो थ्योरी है, चाहे बेशक ना हो, लेकिन स्पिरिट हम लोग कह सकते हैं कि आज भी वही है साइंस के अंदर, फ़िलासफ़ी के अंदर और बहुत सारी जगहों पर। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और वेदों में क्या दिया हुआ है। तो पहला कंट्रीब्यूशन जो है अरिस्टोटल का वो रहा है रीजनिंग पे। तो जैसे प्लेटो ने भी रीजनिंग दी थी, लेकिन प्लेटो का जो सिलोजिज्म है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, जिसको कैटेगराइज कर दिया अरिस्टोटल ने। और साथ में एक और चीज़ ऐड कर दी, ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्ज़र्व करो लॉजिक्स में और रीजनिंग में, और फिर हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, जैसे कि हमने प्लेटो में भी देखा था कि उसने 3 चीज़ें दी थी। यहाँ पर रीजनिंग में इसने अरिस्टोटल ने कैटेगराइज कर दिया, और साथ में बहुत 10 चीज़ें और ऐड कर दी, लाइक कि उसका सब्सटेंस क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, रिलेशन क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, सिचुएशन क्या है, और कंडीशन, एक्शन, पैशन। तो इस तरह से साथ में ऑब्जर्वेशन, ये जो 10 चीज़ें ऐड कर दी थी। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी कंट्रीब्यूशन अरिस्टोटल की थी ऑब्जर्वेशन, कि हमें सिर्फ ब्लाइंड फॉलो नहीं करना, सिर्फ सुनना ही नहीं है और एक्सेप्ट करना, हमें खुद से उसको एक्सपीरियंस करना है, ऑब्ज़र्व करना है। और ये सब्जेक्टिव ना कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसा कि पीछे के जो फिलोसोफर थे लाइक प्लेटो एंड सोक्रेट्स, वो कहते थे कि जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है। यहाँ अरिस्टोटल ने क्या किया कि इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करे सेम रिजल्ट आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ से साइंस भी जो है इसी पे टिकी हुई है। आज भी साइंस जो है ऑफ कोर्स इन चीज़ों को डेवलप और किया गया। तो हमारे वेद क्या कहते हैं इस बारे में? हमारे वेद जो हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों नॉलेज देते हैं, यानी स्वतंत्र और प्रतंत्र दोनों, कि आप अपने आप से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आपको पहले श्रुति, श्रवणम, यानी कि सुनना भी पड़ेगा अथॉरिटी से, फिर आप उसको ऑब्जर्व करो, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करो, और वो चीज़ें अगर सही निकलेंगी तो आप एक्सेप्ट करो, या वो चीज़ें सही निकलेंगी लेकिन अगर उसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आयुर्वेद में दिया हुआ है कि मलेरिया की ये दवाई है, आपने पेशेंट को दी, वो ठीक हो गया, दूसरे को दी ठीक हो गया, तीसरे को दी ठीक हो गया, तो इट मीन्स इट वर्क्स, आपके ऑब्जर्वेशन है। सो वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोवर्स। जो वेदों को मानते हैं वो ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं है। ब्लाइंड फॉलोवर्स वो हैं जो अरिस्टोटल के विचारों को एज इट इज़ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग न्यूटन के लॉज देखते हैं, देन आइंस्टाइन का लॉज देखते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। साइंस पहले कुछ कहती थी, आज कुछ कहती है, और बहुत सारी चीज़ें साइंस में चेंज होती जा रही हैं।
क्योंकि किसी की ऑब्जर्वेशन कुछ है और किसी कुछ है। जैसे टॉल्मी ने कहा था कि जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, और अब जो हम लोग मानते हैं कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल मानते हैं, लेकिन दोनों का जो डाटा है वो सेम है, ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है, तो हमें एक अथॉरिटी को भी मानना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हमारे कंक्लूजन सही आएंगे। और जहाँ तक तर्क की बात है, जैसा कि हमने प्लेटो के केस में भी देखा था रीजनिंग में, कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तर्क की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। उसमें लगभग 16 तत्व हैं, लाइक प्रमाण है, प्रमेय है, संशय है, प्रयोजन है, दृष्टा है, सिद्धांत है, अव्यय है, तर्क है, और निर्णय है, वाद, जल्प, वितंड, हेतुवाद, छल, जाति और निग्रह स्थाना। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जो अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वेदों में भी दी हुई है, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि हम अपने जीवन का जो गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। और सेकंड जो कंट्रीब्यूशन था अरस्तू का, वो रहा था एनिमल्स की क्लासिफिकेशन का, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई द एनिमल्स। कि जैसे उसने कहा था कि एनिमल्स को पहले उसने 2 कैटेगरीज में बांटा, जिसमें ब्लड है, जिसमें नहीं है, फिर आगे उनकी 5 कैटेगरीज बांट दी, और आज भी हम लोग डीएनए या जीन्स के लेवल पर जब जाते हैं तो इन्हीं कैटेगरीज को फॉलो करते हैं। तो वेदों में क्या दिया हुआ है? वेदों में अगर हम लोग देखें, चरक, सुश्रुत, मनु, इस तरह से और भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी है। ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन अगर हम वेदों की बात करें तो उसमें 84 लाख स्पीशीज़ हैं। आप कहोगे ये तो धर्म की आप बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, रोज़ ऐड हो रही हैं स्पीशीज़। जैसे 9 लाख जो हैं समुद्री जीव हैं, और उसके बाद 20 लाख जो जीव हैं वो पशु हो गए। देन 11 लाख जो हैं वो उड़ने वाले पंछी हो गए, और फिर 30 लाख पेड़ पौधे हो गए, और 4 लाख जो हैं ह्यूमंस हो गए। और इसके अलावा फिर इनकी क्लासिफिकेशंस और हैं, जैसे जीवज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स, और फिर अंडज जो एग से पैदा होते हैं, फिर है उसके बाद उद्बीज। उद्बीज का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे जो बीज से उत्पन्न होते हैं, एंड स्वेदज होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। फिर इनकी क्लासिफिकेशन है स्थावर और जंगम। और इसके अलावा चरक और सुश्रुत ने इनकी 8 पेड़ पौधों की डिविजन्स की हैं, जैसे औषधि है, वनस्पति है, वृक्ष है, गुच्छ है, गुल्म है, तृण है। इस तरह से 8 क्लासिफिकेशन है। और इसके अलावा फिर हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, एंड उसके बाद मांस खाने वाले एनिमल्स हैं, और दोनों तरह के एनिमल्स हैं, और फिर जहरीले और बिना जहर के जो जानवर हैं वो हैं, रेप्टाइल्स हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा वर्णन है। क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिस्टोटल ने की थी। ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो अलेक्जेंडर अपनी बुक्स यहाँ से लेकर ग्रीक गया था, तो हो सकता है वहाँ से उसको रीडिज़ाइन करके प्रेजेंट किया गया हो। और इसके अलावा थर्ड कंट्रीब्यूशन जो है एरिस्टोटल का माना जाता है जूलॉजी के बारे में, कि उन्होंने एम्ब्रियो के बारे में स्टडी की, एग्स के बारे में, जैसे 450 स्पीशीज़ बताई थी, और एग्स कौन कौन से डेवलपमेंट में, कौन कौन से उसमें डेवलपमेंट होती हैं, कौन से टाइम पे क्या उसमें बनता है, सबसे पहले क्या आता है। और वेदों की अगर हम लोग बात करें तो एक पूरा उपनिषद है, गर्भोपनिषद, और भागवत पुराण में भी दिया हुआ है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। अगर हम लोग गर्भोपनिषद की बात करें तो उसमें 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में ये गर्भोपनिषद में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से बनती है, यानी उसमें जो सीमन है वो किस तरह से एंटर होता है, और कौन कौन से सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद उसमें दिया हुआ है कि जब गर्भ बनने लगता है तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं, जैसे खून है यानी रक्त से जो है फ्लैश बनती है, फ्लैश से चर्बी बनती है यानी कि फैट बनता है, फैट से फिर बोन्स बनती है, बोन से बोन मैरो बनता है, फिर बोन मैरो से सीमन बनता है। इस तरह से 7 सेक्शंस हैं। फिर उनके कलर्स भी दिए हुए हैं। फिर सेक्शन 3 में उस एम्ब्रियो की, जो गर्भ में शिशु है, उसकी डेवलपमेंट बताई हुई है कि कौन से महीने में उसकी कौन कौन सी इंद्रियां आती हैं, हेड कब बनता है, ईयर्स कब बनते हैं, टंग कब बनती है, एंड उसकी सारी डिटेल के बाद
फिर उसके बाद बताया जाता है फोर्थ सेक्शन कि जो एम्ब्रियो है वो गर्भ में क्या क्या करता है। जैसे कि 8वें महीने में उसे अपनी पास्ट जीवन की जो मेमोरीज हैं उसे याद आती हैं, फिर वो भगवान से प्रे करता है। ऐसी बहुत एडवांस साइंस वेदों में दी हुई है। और फिर इसका अगला कंट्रीब्यूशन जो है एरिस्टोटल का रहा है फिजिक्स के बारे में। जैसे उसने कहा था फिजिक्स में 4 एलिमेंट्स दिए थे उसने, फायर, वाटर, अर्थ और एयर। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हर अपने अपनी जो हेवनली बॉडीज़ हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे फायर है वो ऊपर की ओर जाती है क्योंकि सन जो है ऊपर है, वाटर नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से उसने थ्योरी दी थी और थ्योरी ऑफ मोशन दिया था कि हेवनली बॉडीज़ हैं और जो मोशन होता है इसमें। लेकिन ये बहुत ही प्रिमिटिव है। लेकिन हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें बहुत एडवांस फिजिक्स दी हुई है और इसमें सुलभा सूत्र है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम जिसमें से निकली है, एंड ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है। और इसमें बहुत सारी डायमेंशंस दी हुई हैं और बहुत सारे मोशंस के बारे में बताया हुआ है। और अगला कंट्रीब्यूशन जो एरिस्टोटल का रहा वो रहा साइकोलॉजी के ऊपर, जो उसने माइंड के ऊपर बताया। उसने क्या किया कि आत्मा को यहाँ से हटा ही दिया ऑलमोस्ट। उसने एक बुक लिखी थी एनिमा और ऑन द सोल। लेकिन ऑन द सोल में वो सोल का मतलब यहाँ पर मन ले रहा है कि उसमें एक एक्टिव इंटेलेक्ट है और एक पैसिव इंटेलेक्ट है, और सोल को ऑलमोस्ट हटा दिया क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। और हम लोग अगर वेदों की बात करते हैं, वेदों में स्पेशली गीता में फिलॉसफी और रिलीजन में साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान मिक्स है। अर्जुन जैसे परेशान है बहुत ज़्यादा तो भगवान उसे समझा रहे हैं और उसे पूरा मन के बारे में बता रहे हैं, शरीर के बारे में बता रहे हैं और उसका क्या मैकेनिज़्म है आत्मा का, शरीर का, और उसमें आत्मा भी है और बुद्धि का, इंद्रियों का, पूरी साइकोलॉजी चल रही है। और फिर एक और कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल का माना जाता है मेट्रोलॉजी के बारे में, कि वातावरण विज्ञान हम कह सकते हैं, या एटमॉस्फेयर के बारे में उसने बताया, वेदर के बारे में। ऑफ कोर्स कई चीज़ें उसकी गलत साबित हुई। जैसे उसने कहा था कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो इसलिए आते हैं कि धरती के अंदर भी हवा चलती है। ऑफ कोर्स लेकिन फिर भी एक तरह से उसने ट्राई किया था मेट्रोलॉजी के बारे में या वातावरण विज्ञान के बारे में। तो हमारे वेदों में क्या दिया हुआ है? हमारे वेदों में साइंस है प्रॉपर। जैसे 4 तरह के क्लाउड्स हैं, अब्रक, सम्रक, पुष्कर, द्रोणा। द्रोण अगर क्लाउड्स आ जाए तो यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, अब्रक होगा कि एक सफिशिएंट बारिश होगी। और प्लैनेट ऑफ द ईयर क्या है, यानी कि इस साल किस ग्रह का जो है प्रधानता है, उसके हिसाब से भी बारिश होती थी। और अक्षय तृतीया पर देखा जाता था कि क्लाउड्स क्या है, रेन क्या है। तो पूरी एक साइंस दी हुई है वेदों में, जिससे हम लोग आज का मौसम जो है प्रेडिक्ट किया जा सकता है एज इट इज़ एग्जैक्ट। जैसे पूर्णमासी है, अमावस्या है, और इस पर क्या क्या क्लाउड्स हैं, कैसी विंड्स बह रही हैं, या क्या बारिश हुई है कौन से महीने में, ये सारी कैलकुलेशन होती थी। और इसके अलावा एथिक्स दिया था एरिस्टोटल ने। एथिक्स में निकोमेकियन पर आधारित है एरिस्टोटल के एथिक्स। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल ने कहा था कि बिना वर्चुज़ के भी आप खुश रह सकते हो, जबकि प्लेटो ने कहा था कि बिना वर्चुज़ के हम लोग खुश नहीं रह सकते। वर्चुज़ मतलब आप कह सकते हो दैवी गुण। लेकिन यहाँ पर उसने जब हटा दिया कि भी आप बिना वर्चुज़ के भी खुश रह सकते हो, लेकिन वो खुशी जो है एनिमलिस्टिक है। और फिर वर्चुज़ जो हैं उस अच्छी खुशी के लिए आवश्यक हैं या अच्छे सुख के लिए आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ उसने एरिस्टोटल ने क्या किया कि दे दिया कि वर्चुज़ अगर रीज़नेबल हैं, अगर उसके पीछे रीज़न है, तर्क है, तभी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वर्चुज़ को हम लोग रीजनिंग से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो किसी की सहायता करना है, किसी की जान बचाना है, तो अगर हम उसके पीछे लॉजिक लगाएं कि भी मैं उसकी जान क्यों बचाऊं, मेरी जान भी तो खतरे में पड़ जाएगी। या किसी को मैं रोटी खिलाऊं, अरे यार मैं इससे अच्छा कुछ अपने लिए कुछ ना खरीद लूं। तो अगर आप इसमें तर्क देंगे, रीजनिंग लगाएंगे, तो वो अल्टीमेटली स्वार्थ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्चूज़ को भी उसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, एथिक्स को ख़त्म कर दिया था। और जहाँ तक पॉलिटिकल थ्योरी की बात है, पॉलिटिकल साइंस, ही वाज द फर्स्ट मैन, ही इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मैन और फर्स्ट फिलोसफर, और या कह सकते हो साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है उसे। और बहुत सारे उसने सिद्धांत दिए थे जिस पर आज भी कई चीज़ें टिकी हुई हैं। जैसे दूसरों के कल्याण की भावना का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है। और उसने प्लेटो से अलग क्या किया, उसने ये सिद्धांत दिया था कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो नेचुरली बनी है
और सबसे ऊपर राजा भी नहीं है, सबसे ऊपर है उसका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी पर बेस्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या है कि जैसे समाज बदलता जा रहा है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो हम आज इंडिया में भी जैसे देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी सारी जो है चेंजेस आ गई हैं। तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं आ रहा अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, एरिस्टोटल की थ्योरी की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में चेक एंड बैलेंस है। उसमें धर्मशास्त्र हैं, कूटनीति है, राजनीति है, नीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र हैं, फिर अलग अलग तरह के धर्म हैं, जैसे राजधर्म, स्त्री धर्म, विपदा धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। इस तरह से रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन भी है वेदों में, साथ में ब्राह्मणास भी हैं जो उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, राजा की शक्तियों को रोकते हैं। फिर मंत्री परिषद भी होती है, सभा भी होती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और अंत में जो एक और कंट्रीब्यूशन था पोइटिक में, रिटोरिक्स पे फोकस किया था। ऑफ कोर्स साइंस ने बाद में रिटोरिक्स को रिजेक्ट कर दिया कि साइंस में इसकी ज़रूरत नहीं है, और आज इसके ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस ना के बराबर। रिटोरिक्स का मतलब होता है कि आर्ट ऑफ परसुएशंस या साइंस ऑफ कन्विंसिंग, कि आपकी, या आर्ट ऑफ स्पीकिंग कह सकते हो आप। जैसे उसने 3 चीज़ें दी थी उसमें, एथोस यानी कि कैरेक्टर, पैथोस यानी कि इमोशंस, एंड लोगोस यानी लॉजिक, कि जब भी हम किसी को कन्विंस करेंगे तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। लेकिन आफ्टर एनलाइटनमेंट यानी कि साइंस आने के बाद ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होगी, क्योंकि लगा कि ये साइंस के बिल्कुल विरुद्ध में सीधी चीज़ बोलनी चाहिए। लेकिन हमारे वेदों में बहुत ही बैलेंस दिया हुआ है रिटोरिक्स को। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म कर दिया कि ये बेकार है, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच दी गई है। जैसे रिटोरिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं काव्य शास्त्र में या स्पिरिचुअलिटी में, साइंस में यूज़ नहीं किया जाता इसको। लेकिन यहाँ पर जो एरिस्टोटल है उसने साइंस में भी इसको यूज़ कर लिया, और कई गलत चीज़ें भी प्रूव हो रही थी, इसलिए उसे हटा दिया गया बाद में। कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल के सिद्धांत से, क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत दिया, और उसका कहा कि हमें बाहर से या सुनने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, तो उससे हुआ क्या कि लोग अथॉरिटी की बात, शास्त्रों की बात सुनना उन्होंने बंद कर दिया। आज भी यही हो रहा है। उन्होंने कहा हम खुद देखेंगे, हमें आप दिखाओ तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। उससे हुआ क्या कि जो सभ्यता है, समाज है, वो नास्तिक बनता गया। वे उपनिषदों में दिया हुआ है, विद्या चा यश वेदोभ्यम सहा, कि विद्या और अविद्या यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ज्ञान को लोगे दूसरे को नहीं लोगे। असल में उसने क्या किया कि वर्च्यूज़ को सेकेंडरी कर दिया और साइंस को प्राइमरी कर दिया। लेकिन वेदों में दिया हुआ है कि अगर आपको गोल अचीव करना है और समाज को एक अच्छा बनाना है और संसार से निकलना है, या जीवन के जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, तो आपको वर्च्यूज़ प्राइमरी होनी चाहिए, मुख्य होनी चाहिए, साइंस सेकेंडरी होनी चाहिए, लॉजिक सेकेंडरी होना चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल ने बिल्कुल इसका अपोजिट कर दिया, जिससे समाज का हित इतना नहीं हुआ जितना अहित हो गया। तो ये था एरिस्टोटल के बारे में। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।